क्षेत्र में कंटेन किया गया है। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। आपको मालूम है, पहले टेस्ट करने के लिए पूना और दिल्ली सैंपल भेजने पड़ते थे, और आज मेरे कहते हुए घर है कि हम लोग 11,770 टेस्ट की क्षमता हम लोग बना चुके हैं। पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है, और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। इसके अतिरिक्त JNU मेडिकल कॉलेज जयपुर, गीतांजलि उदयपुर भी शीघ्र टेस्टिंग क्षमता हासिल कर लेगी। महात्मा गांधी में टेस्टिंग फैसिलिटीज पहले ही ICMR ने परमिशन दे दी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के स्तर पर जांच कराना चाहे तो BL लाल को टेस्टिंग के लिए अधिकृत किया गया है। और आपको मालूम है, पहले शुरू में कुछ पेंडिंग हो गई थे, तो हम लोगों ने 4,000 सैंपल एक साथ भेजे दिल्ली, जिससे कि वहाँ पर समय पर टेस्टिंग हो जाए। हम सब जानते हैं कि अगर एक भी पॉजिटिव केस टाइम पे टेस्टिंग नहीं होती है और वो इधर उधर फिरते रहते हैं, तो कईयों को संक्रमित कर देते हैं। तो जरूरी है, जितना टेस्टिंग करना जरूरी है उतना ही जरूरी है टाइमली उसको टेस्ट का परिणाम आए, और जो परिणाम है उसके अकॉर्डिंग टू आगे कार्रवाई की जा सके। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। पता नहीं ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कोई नहीं कह सकता, ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं, ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग विजय प्राप्त करें। उसी रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है। MLA फंड को भी 2 साल के लिए जो MP फंड था, दिल्ली में केंद्र सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, परंतु हमने देखा कि उचित होगा कि MLA साहबान अपने क्षेत्र में वो मजबूती से इसको काम में लेवें, जिससे कि अपने क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं को, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, CHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, MLA के ऊपर रहेगा, MLA साहबान के ऊपर रहेगा वो किस प्रकार से उसको अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए काम में ले रहे हैं। इस रूप में हमने सब योजना बनाई है। और अभी जो माइग्रेंट है उसको लेकर भी हमारे सामने कई तरह की चैलेंजेस है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा उसको भी। क्वारंटाइन सेंटर हेतु पर्याप्त बजट आवंटन कर व्यवस्थाओं की निगरानी जिला प्रशासन 24/7 की जा रही है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 2.9 है, जबकि देश में 3.3% है। मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 55.43% है, जबकि देश में 29.97% है। केस जो पॉजिटिव आते हैं उनकी दर 2.3% है, जबकि देश में 3.92% है। प्रदेश में मरीजों के दुगना होने का समय राष्ट्रीय औसत 12 दिवस के विरुद्ध हमारे यहाँ पर 18 दिवस है। 18 दिन में यहाँ पर डबल होते हैं। कोरोना वॉरियर्स यदि ड्यूटी पर रहते हुए संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए की सहायता स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये हमने फैसला किया है। चिकित्सक तथा सहयोगी चिकित्सा कर्मियों की अधिवार्षिक आयु जो मई से अगस्त 20 तक पूर्ण हो रही थी, उसे बढ़ाकर सितंबर 20 तक किया गया है। 25 करोड़ रुपए के प्रावधान से चिकित्सकों तथा सहयोगी चिकित्सा कर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आम रोगियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए प्रदेश भर में लगभग 430 OPD मोबाइल वैन के माध्यम से
गांव कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार तथा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। हमारे संकल्प है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को रसद सामग्री भोजन बिना किसी भेदभाव का वितरित किया जा रहा है। तो प्रत्येक पटवार गृह एवं ग्राम पंचायत पर सूखे राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि आवश्यकता होने पर तुरंत जरूरतमंद को राशन दिया जा सके। इस सरकार द्वारा लगभग 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को 2 माह का अग्रिम भुगतान किया गया है। 33 लाख श्रमिक रिक्शा चालक निराश्रित आदि जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें 2,500 रुपये की सहायता NFSA के लाभार्थियों को 3 माह तक मुफ्त 10 किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 54 लाख खाद्य सुरक्षा अलाभान्वित पात्र परिवारों हेतु राज्य सरकार अपने खर्चे पर 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से FCI बाजार मूल्य पर गेहूँ खरीदकर प्रति परिवार 10 किलो गेहूँ उपलब्ध करा रही है। किसानों हेतु किए गए उपाय में हमने किसानों को अपने निवास के निकट फसल बेचने हेतु 500 ग्राम सेवा सहकारी समिति क्रय विक्रय समिति तथा 1500 फूड प्रोसेसिंग इकाइयों एवं वेयर हाउस को गौण मंडी घोषित कर खरीद केंद्र बनाए हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को किसान से सीधी खरीद का लाइसेंस प्रदान कर किसानों को राहत प्रदान की है। किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के लिए मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल और मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी स्थगित किया गया है। 13 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ब्याज एवं मंडी शुल्क योजना के तहत राशि जमा कराने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में 16 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले खरीफ फसली ऋण के तहत किसानों को 25% ऋण बढ़ाकर दिया जाएगा। इससे खरीफ 2020 में करीब 8,000 करोड़ का ऋण वितरित होगा जिससे प्रदेश के 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा ब्याज मुक्त। राज्य सरकार किसानों की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले 1 माह में 700 करोड़ रुपए का भुगतान और करेगी जिससे किसानों को लंबित क्लेम के भुगतान मिल सकेगा। मार्च अप्रैल के पानी के बिलों को स्थगित किया गया है। बिजली लॉकडाउन के समय और अप्रैल माह का बिल स्थगित। MSME इकाइयों के लगभग 1.68 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। नॉन रेजिडेंशियल कनेक्शंस मॉल दुकान इत्यादि फिक्स चार्जेस को डेफर किया गया है। उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री साथ ही स्वच्छता उत्पादों की बिक्री के लिए किया गया अधिकृत। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलदाय तथा जल संसाधन विभाग से समीक्षा बैठक के पश्चात मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पेयजल व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए। परसों हमने इसकी वीसी की है तथा इस हेतु संसाधनों की कोई कमी न आने दी जाएगी। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य विभागों के साथ बैठक की जा रही है। लॉकडाउन 3.0 में हमने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उद्योग फैक्ट्रियों इत्यादि पुनः प्रारंभ करवाई है। इस हेतु हमने सभी व्यापारी वर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर सुझाव समस्याओं आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। प्रवासी छात्र मजदूरों हेतु प्रयास किए गए। राजस्थान में निवास कर रहे अन्य राज्यों के तथा अन्य राज्यों में निवास कर रहे प्रदेश के छात्र मजदूर लघु उद्यमी आदि वर्ग को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य से बाहर भेजा जा रहा है तथा अन्य राज्यों से राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है। अब देखा होगा इसको लेकर बड़ा इश्यू बना क्योंकि करीब 19,20,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया है आने जाने के लिए। उसमें 70% लोग हैं आने के लिए, मतलब करीब 12 लाख से अधिक हो गए आने के लिए और जाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि एक साथ में उनका आना संभव नहीं है। जो ट्रेनें दी है भारत सरकार ने 5 ट्रेन दी थी पर डे। एक ट्रेन में सिर्फ 1,200 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। इस प्रकार से स्थिति बनी है। अगर आप ट्रेन से लाए तो 6-8 महीने लगेंगे। हमने सबको रिक्वेस्ट करी है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो लोग फंस गए हैं अचानक लॉकडाउन होने से, क्या वो धार्मिक यात्रा में गए हों, चाहे वो व्यापार के लिए गए हों, चाहे वो टूरिज्म के लिए गए हों,
अचानक कोई काम से गए और वहाँ फंस गए वो, और मजदूर जो रास्ते में कैंपों में हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार ने छूट दी ट्रेनों से। और इसमें शर्त यह है कि राज्य सरकारें आपस में एग्री करेगी तभी आदान प्रदान हो सकेगा। इसलिए इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे अखबार के अंदर भी। और दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कुछ 50-60 हज़ार लोग जब आने लगे उसमें बिना कोई इतला के सीधे आ गए और वो सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई हॉट स्पॉट बने हुए कई मुल्क के अंदर, कई राज्यों के अंदर, जैसे बम्बई भी, सूरत भी, अहमदाबाद भी है, और भी राज्यों में दक्षिण के अंदर है। तो अगर इस प्रकार लोग बगैर परमिशन के आएंगे और गांव में जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो गांव में आज हम बचे हुए हैं कोरोना से, उस पर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और यही कारण है कि हमने कुछ बंदिश लगाई है। हमने सबको रिक्वेस्ट किया है पहले उनको आने दें जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जिसके कारण से ट्रेनों की बात, हमारी मांग को स्वीकार भारत सरकार ने किया है। सर जो है दोनों राज्य सरकारें उसके लिए एग्री करें। चीफ सेक्रेटरी स्तर पर रोज बात होती है, जो जो राज्य सरकार एग्री करती जा रही है वहाँ हम लोग भेज भी रहे हैं, वहाँ से बुला भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या उनकी है जो लोग वहाँ रहते हैं पहले से ही। हमने कहा पहले आप धैर्य रखें, आपका वहाँ रेजिडेंट भी है, रहते भी हैं, परिवार भी है, और ये आएंगे तो 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा आपको। तो पहले उनको आने दें जो कि फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर, और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई सील नहीं की गई सीमाओं को। सील करने का हमने मैसेज दिया था जिससे कि बाकी लोग समझ रहे हैं कि बिना परमिशन के रवाना हो गए तो हमें तकलीफ आगे आ सकती है, जिससे कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने में सुविधा रहे। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन जो बनाए गए हैं भारत सरकार ने, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल जब भारत सरकार और राज्य सरकार या देश के अंदर मिलकर काम कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने विश्वास दिलाया है प्राइम मिनिस्टर को लिख करके, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो ये कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, कोई पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर के पूरे देश में एकजुट है। पूरे देश के तमाम जाति धर्म के लोग हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे, तभी ये विजय संभव है कोरोना की। मुझे यकीन है कि जो माहौल देश में बना है, तमाम एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है पक्ष विपक्ष का। मैं उम्मीद करता हूँ उसी भावना के साथ में, और जो सुझाव आते हैं चाहे कोई पार्टी दे केंद्र सरकार को, उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और चाहे हमें कोई दे अन्य पार्टियां सुझाव, हम उनको अदरवाइज नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं हमें फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से हम उनको नोट करके कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार शुरुआत मैंने करी थी, सबको साथ लेके हम लोग बैठे और सबकी राय से हम लोगों ने बाद में लॉकडाउन किया। धर्मगुरुओं को कहा तो मुझे खुशी की बात की है कि उन्होंने, हमने कहा आप पूजा पाठ करना हो, इबादत करनी हो, प्रे करनी हो, भजन कीर्तन करने हो गुरुद्वारे में, आप खुद करें अंदर, और अपने फॉलोअर्स को कहें वो घरों में रहें। लॉकडाउन बहुत कामयाब रहा, उसकी भी एक सीमा होती है। आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आपको मालूम है कि क्या स्थिति बनी होगी गाँवों के अंदर, घरों के अंदर, कच्ची बस्तियों के अंदर कैसे लोग रहते होंगे, छोटे छोटे कमरों के अंदर, बड़े बंगले होते नहीं हैं, तो कैसे टाइम बिताते होंगे। पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके बगैर आप इसका जंग जीत नहीं पाएंगे। हम सब जो है किस प्रकार मैसेज देने में कामयाब रहें, वो में प्रयास करना है। आज वीसी के अंदर हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं और डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं अपने निवास पर, मंत्री लोग अपने घरों बैठे हुए हैं। आप सबकी बातें वो सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू अपने अपने विभाग के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उस पर आसानी रहेगी कि आप लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं।
तो हमारी गवर्नमेंट को भी आपके सुझाव के आधार पर काम करने में आसानी रहेगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ उदयपुर डिवीजन से। और हमारे पहले स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कह के अपनी बात शुरू करें। सीपी जोशी साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी साथीगण, मैं मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बीसी के माध्यम से सबसे इंटरेक्ट करने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ सरकार ने अभी प्रयत्न किए, राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो खास बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि जितनी एक्सपर्ट की राय आ रही है वो इस बात को इंगित कर रही है कि हमें इस कोविड के साथ रहना पड़ेगा। जब रहना पड़ेगा तो हमारी जितनी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, उसमें आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम जो साथी बैठे हुए हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के मन में जो डर है उस डर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक जो शोध है वो बता रहा है कि केवल मात्र कुछ परसेंट के लोग जिनकी एज ज्यादा है या जो नौजवान, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा और बाकी लोगों को धीरे धीरे इसके एंटीबायोटिक अपने बॉडी के अंदर जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो वो अपने आप इस बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि चाहे सरकार में हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस प्रदेश की जनता में ये डर मिटाना पड़ेगा और हम कैसे इस बीमारी के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ा सके, इस बारे में हम सबकी भूमिका का निर्माण करना पड़ेगा। मैं खास तौर से जो अभी लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ है कि हमें अपने गांव में आना है, क्योंकि राजस्थान के बहुत ज्यादा लोग बाहर बिजनेस भी करते हैं, बिजनेसमैन आना चाहते हैं, वो एक तबका है। जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए वो आ रहे हैं, वो दूसरा तबका है। और तीसरा तबका जो सबसे बड़ा है वो ये है, जहां पर हमारे मेट्रोज हैं, चाहे वो बंबई है, चाहे सूरत है, चाहे पूना है, जहां हमारे बहुत से गांव के लोग, राजस्थान के लोग जो बाहर चले गए हैं, वो अर्बन इलाके में काम कर रहे थे। अर्बन इलाके में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उनके संबंध में सरकार को बड़ी नीति बनाने की आवश्यकता है। चाहे जयपुर का आदमी कई छोटे गांव में चला गया, चाहे बंबई का आदमी राजस्थान में आ रहा है, वो सबसे बड़ा जो आदमी है जो डेली वेजेस अर्नर था, वो डेली वेजेस अर्नर के संबंध में हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। रूरल इलाके में नरेगा की योजना हमारे पास है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट की योजना है। उस योजना का लाभ हमें राजस्थान में जो हमारी जितनी वाटर बॉडी है हर पंचायत में, उसको डिसलेटिंग करके वाटर बॉडी को हमें आने बरसात के पानी इकट्ठा करने के लिए काम करना चाहिए बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर वातावरण की दृष्टि से ट्री प्लांटेशन का काम लेकर हमें लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन ये काम तो होगा केवल मात्र रूरल इलाके के अंदर, पर जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अर्बन इलाके से आ रहे हैं। कोई छोटी मोटी दुकान पे काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, उन लोगों की जीवन को आगे चलाने के लिए हमें नए सिरे से खूब व्यवस्था करने का काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले इस संबंध में भी हम चर्चा करें कि कैसे ऐसे लोगों के जीवन में जो कि आज गांव में काम नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युअल लेबर नहीं कर सकते हैं, जो सेमी स्किल आदमी है, जो कुछ काम अर्बन में इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई किसी के यहाँ रोटी बनाने का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उनके संबंध में हमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। और खास तौर से जो एमएसएमई में काम करने वाले लोग हैं, उनके संबंध में हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसे लोग जो बाहर एमएसएमई में काम कर रहे थे, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको राजस्थान की एमएसएमई में रोजगार देने की संभावना को तलाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे यदि हम डेटा कलेक्ट कर सकें कि वो किस किस एमएसएमई में काम कर रहे थे, कौन सी ट्रेड के बारे में वो जानकारी रखते हैं, वो ट्रेड के लोग यदि राजस्थान में जो हमारे एमएसएमई में जो ट्रेड है उनमें जो जगह खाली पड़ी हुई है, उनको उनके साथ जोड़कर यदि जॉब करने का अवसर मिले तो एमएसएमई की यूनिट भी इफेक्टिव ढंग से काम कर सकेगी। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं आपकी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वीसी के माध्यम से सबसे अपनी बात कहने का अवसर दिया। पर मैं ये स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, नए सिरे से
अपने जीवन की दिनचर्या को परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम मास्क को उपयोग लें, तो आज हमें लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता है। और बिहेवियर चेंज करने का बहुत बड़ा काम पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को आगे आकर लोगों के बीच में यह मानसिक बदलने का काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र है, आज नीचे से लेकर आपके किसी गांव में पटवारी है, आपके सारे अधिकारी हैं, वो काम करेंगे, वो एक आपकी एसेट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक बहुत बड़ी स्पेस है, वो कैसे लोगों की मानसिकता को बदले, इस डर को मिटाने का काम करे और कैसे उनको समझाए कि आने वाले समय में इस बीमारी के साथ रहकर हम कैसे अपने जीवनचर्या को ठीक कर सकते हैं, कैसे राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उस बात को ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि सभी जो साथी हैं वो सब मिलकर, सब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग यदि ये एजेंडा बना लें कि हम राजस्थान के लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम सबके प्रयास से हम इस संक्रमण का भी मुकाबला कर पाएंगे, ये महामारी का भी मुकाबला कर पाएंगे और गौरवशाली इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अब अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। ऐसी मैं सोचता हूं। मैं एक बार पुनः सभी साथियों को जो इसमें भाग ले रहे सभी पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सब इंटरेक्शन के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छे सुझाव दिए। अब मैं चाहूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब अपनी बात कहें। उदयपुर कटारिया साहब, गुलाब चंद जी। कटारिया साहब जयपुर में बैठे हैं सर। जयपुर में है वो। जयपुर में है। जयपुर में है जी, की बातें वो सुन रहे होंगे जी। हाँ, सुन रहे होंगे, वो जुड़े हुए तो हैं। जुड़े हुए हैं सब। दिखे भी थे, दिखे थे सर, दिखे थे सर, दिखे थे, दिखे थे। देखिए गुलाब चंद कटारिया साहब, नहीं देखिए क्या हो गया, किसको बुलाया गया? सभी एमएलए उदयपुर के राजसमंद से किरण माहेश्वरी बोल रही हूँ। उदयपुर में हूँ अभी। आप रहे तो बता दें, गुलाब जी वैसे आ ही रहे, शायद जुड़ रहे नहीं तो हम लोग भूल गए। तो एमपी उदयपुर हैं? एमपी उदयपुर एमपी साहब अर्जुनलाल मीणा साहब सांसद। नमस्कार साहब, आवाज मेरी जा रही क्या? अब आइए। हाँ, मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने, आवाज भी आई है। आप सब लोगों ने हमको आज बुला करके जो एक नई परिपाटी और अच्छी परिपाटी प्रारंभ की, उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमने प्रवासी राजस्थानी को लाने के लिए समय समय पर जिस प्रकार की स्टैंड दिए और जिस प्रकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन समय समय पर इसमें जो बदलाव किया उसके कारण से लोगों को कई प्रकार की परेशानियां बढ़ रही है। इसके बारे में हमको फिर से सोचना चाहिए कि जो अधिकृत कागज लेकर के बॉर्डर तक आ गए, उन लोगों को भी 12-12, 14-14 घंटे तक वहां इंतजार करना पड़ रहा है। अभी तक भी मेरे ट्राइबल क्षेत्र में हजारों लोग पैदल चल करके आज भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूं जो भी कलेक्टर है वो अपने एरिया में पैदल चलने वाले लोगों को कहीं तो भी गाड़ी में बिठा करके अगले स्टेशन पर अगर छोड़ने का संभव हो सकता है तो निश्चित रूप से प्रयत्न करें। और ये जो पैदल चल रहे हैं, इन लोगों को पिछले 5 दिन से भोजन और पानी जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही, इसको देखना चाहिए। एक ये जो बीपीएल को तो सब प्रकार की सुविधा मिल रही है, आप एपीएल और बाकी लोगों को भी देने की बात तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो किट बना करके आपने रख रखे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से कई जरूरतमंदों को इस बारे में नहीं पहुंच पा रहा, इसको आपको देखना चाहिए। मेरा एक बहुत विनम्र प्रार्थना आपसे, ये जितने भी आपने क्वारंटाइन जो क्वारंटाइन बीमार हैं उनको जो रख रखे स्थान हैं, कृपा करके आप जाकर के एक बार उनका किसी न किसी को भेज करके निरीक्षण कर लीजिए। सच में आपको लगेगा कि वहां केवल रेजिडेंट और आपका नर्सिंग स्टाफ ही जा रहा है। जितने भी बड़े डॉक्टर हैं ये नहीं के बराबर जाते हैं। उनकी जो सुविधा है समय पर भोजन, चाय और वो भी प्रॉपर नहीं। या तो आप हमको भी थोड़ा सा इजाजत दें ताकि हम आपके उन सारे हॉस्पिटल जहां कोरोना के
अधिकृत मरीज रखे हुए हैं वहां की पोजीशन कैसी है, न तो आप जा पाए न मैं जा पाया। सच में वहां से जो लोगों का कभी कभी फोन आता है वो बहुत ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। इस पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि ये जो हम बार बार जो आग्रह और दुराग्रह कर रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, केंद्र ने कुछ नहीं दिया, कृपा करके इसको बंद करके या तो इसके बारे में जो कुछ जहां चर्चा करनी वहां चलिए। पब्लिकली जिस प्रकार से आपके मंत्री स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा भी दिल जो है ना उसके खिलाफ बात करने का तैयार हो जाता है। मैं सोचता हूं इस सब बहस में नहीं पड़े। हमने राजस्थान की विधानसभा में सबने सर्वसम्मति से निर्णय किया था और आज भी मैं आपको मेरी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, कोरोना के जंग में हम पार्टी को नहीं लाना चाहते बिल्कुल भी, लेकिन कृपा करके हर व्यक्ति दिल्ली ने कुछ नहीं दिया, दिल्ली ने कुछ नहीं दिया, ये बार बार गिनती कराने से तो फिर हमको भी जवाब देना पड़ता है जो हम कभी कभी देते हैं। मैं आपसे और सबसे जो जनप्रतिनिधि बैठे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि राजनीतिक दाव पेच नहीं खेलना चाहिए। हमारा एमएलए का जो पैसा गया 60 लाख रुपया सामान बांटने का, उसको आपका अधिकारी कहता है आप तो छोड़ जाओ सब हम बांट देंगे, और आपके पार्टी का कोई एमएलए गया तो वो अपना नाम छाप और वो लगा करके जब बांटने जाता है तो दोनों के बीच में टकराव आता है। मैंने आपको पत्र भी लिखा था इस बारे में। मैं सोचता हूं इस बारे में हमको बहुत गहराई से सोचना चाहिए और विशेष करके जो मेडिकल की बाकी इंस्टीट्यूशन है, सारा ध्यान कोरोना पर तो जरूर है, लेकिन जो बाकी अपने हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल डंप हो गए हैं। आज सामान्य बीमार को किसी भी प्रकार का जो इलाज चाहिए वो भटकता फिरता है। उसके बारे में चाहे वो गांव की पीएचसी और सीएचसी हो, उसको जाकर के भी देखने का प्रयत्न करें तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से इसको सुधारने के लिए पूरी गुंजाइश है, सुधारना चाहिए। एक दूसरा, कम से कम मेरे इस ट्राइबल एरिया में जो बाहर से मजदूर आ गया है, इसको 100% जिसको फिजिकली ठीक है मेडिकली टेस्ट करने के बाद नरेगा से जोड़ दीजिए, नहीं तो इस क्षेत्र में भूखमरी की स्थिति बनेगी तो कभी भी आपको और हमारे लिए एक दुविधा का कारण बन सकेगा। इसको जरूर देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि विशेष करके ये जो डॉक्टर या पुलिस और जो इन पर जो हमले हो रहे हैं, इनमें कोई संगीन केस बना करके केस को लोगों को दिखे जिस लायक के एक्शन अगर होगा तो जाकर के लोगों के मन में आएगा। आज जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी आपके और मेरे के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं ये आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, विषय तो कई कहने हैं जो मेरे साथी कहेंगे, लेकिन मैं विनम्रता से ये जो अपना और दिल्ली का पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, रोज डिमांड खड़ी करना, मैं सोचता हूं मैंने जो कहा था कि 17,000 करोड़ रुपया 230 करोड़ रुपया मिला है, आपने, मैंने बार बार कहा है, आपने अपने इस राजस्थान के इन योजनाओं को जो आपकी और केंद्र की मिली हुई उसको छोड़कर किस किस योजना में ये जो 2500 रुपया आप जो कह रहे हैं ना, ईमानदारी से ये सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अपनी अपनी विधानसभा की सूची इनको कल की तारीख में आप दे दें। ये 2500 रुपया हमने इस जगह इस व्यक्ति को बांट दिया है तो हमको बहुत संतोष मिलेगा। केवल कहने के लिए कह रहे हैं, हमारा धरती पर चीज नहीं उतर रही है। आप रोज जो बोलते हैं, रोज जो आप विसी करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मुख्यमंत्री इतने एक्टिव होकर हर चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच में नीचे के जो अधिकारी हैं उसको ठीक प्रकार से नीचे नहीं पहुंचा पा रहे। इसलिए जो हमको मन को संतोष मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैंने अगर कोई गलत बात की तो माफी चाहता हूं। फिर मैं आपको कह रहा हूं, मैं और मेरी पार्टी 24 घंटे इस कोरोना की महामारी में आपका साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, लेकिन ये आपस में टकराव वाली स्थिति नहीं लाए तो ज्यादा अच्छा हो। धन्यवाद कटारिया साहब। वजह इसकी कि अपन बैच करेंगे, अच्छा रहेगा कि मैं आपको एक बार मैं मीटिंग वापस करूंगा आपके साथ में आप ये पार्टी नेताओं के साथ में। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, आपको लगता है कि खाद्य सामग्री बांटने में भेदभाव हो रहा है या सिस्टम गलत है या केंद्र के ऊपर के आरोप लगा रहे हैं, तो अपन बैठ के बात करेंगे, कोई तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। सरकार की मंशा आप सबको साथ लेके चलने की है। पूरे मुल्क में ये माहौल है, उस माहौल को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक दें, हमें अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अर्जुन लाल जी, मीणा साहब। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो
आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना की सभी सांसदों को भी इस विषय से आपने जोड़ा है। बहुत ही हमारे नेता प्रतिपक्ष और सब लोगों ने, विधानसभा के अध्यक्ष जी ने जो मैं कहना चाहता था वो बात उन्होंने बता दी, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। विशेष करके जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं और उसमें विशेष करके जो 3 कैटेगरी अध्यक्ष जी ने जो बताई है, उनमें से तीसरी कैटेगरी जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग कैंप में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई और अन्य राज्यों में है, वो बहुत परेशान है। आप ट्रेन लगाकर उनको लाने की व्यवस्था कराएं, ये प्रमुख मुद्दा है। इसके लिए चाहे तो हमारा सांसद निधि का अगर किसी तरह से उपयोग कर सकते हैं तो आप उसका भी उपयोग करिएगा। हमारा 2 साल का सांसद निधि हमने गवर्नमेंट को दे, वो इस कोरोना के मजदूरों को लाने के लिए आप कर सकते हैं। वो तो स्थगित कर दिया पीएम साहब ने। अच्छा, 2 साल अब आपको नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन ये उसमें एक गाइडलाइन आई है कि कोरोना के महामारी के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो मजदूरों को लाना है, अगर हो सकता है उसको देखिएगा सर। दूसरा सर, मेरा आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन नीचे के लोग अभी जो जैसे रतनपुर बॉर्डर है, आपका डूंगरपुर का कलेक्टर एक बार भी वहां नहीं गया, वो केवल आदेश देता है। मैंने